मोदी जी इजराइल जाते हैं, अगले दिन हमला होता है। क्या कोई क्रोनोलॉजी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा। ऐसी कुछ डिफेंस डील्स की जो इंडिया और इजराइल के बीच में हुई हैं मोदी जी की विजिट से पहले, ये पब्लिकली अभी तक किसी को नहीं पता। और मुझे टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जैसे कारगिल में इजराइल ने इंडिया की हेल्प की, उसी तरीके से इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है कि जो आयरन डोम है, जिसकी बातचीत बहुत ज्यादा होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो। नेतन्याहू के मरने की खबर पूरी दुनिया में जब फैल गई थी और ये बोला गया कि मैंने नेतन्याहू की लोकेशन जो है रिवील की। हाँ। मेरे खिलाफ भी FIR बोला कि हो गया है। देखिए हुआ ये, आप कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। इजराइल में मैंने आपको ग्राउंड जीरो पर वॉर कवर करते हुए देखा। अब मेरे जहन में सवाल ये आया कि जब आप इजराइल में वॉर कवर कर रहे थे तो आपने इजराइल ईरान की लड़ाई, पैलेस्टीन की लड़ाई और जो कश्मीर में दंश आपने देखा था, क्या आप कभी रिलेट कर पाए? क्योंकि कईयों को लगता है कि कहानी एक जैसी ही है, सिर्फ जमीन अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ। 1990 में मैं करीबन 1 साल का भी पूरी तरीके से नहीं था जब मैंने पलायन देखा, जब मैंने देखा कि कैसे आतंकवादियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी तरीके से कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोगों को मारना चालू किया। और उसके बाद जब हमारा एक्सोडस हुआ, वहाँ से हमको जबरन निकाला गया, जिसको बहुत लोग जेनोसाइड कहते हैं, एथनिक क्लेंजिंग हुई हमारे साथ। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में किसी ने हमारी जो है कहानी नहीं बताई। इवन हिंदू समाज, जिससे हमें बहुत अपेक्षा थी कि कुछ करेगा, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। हाँ, ये भी है कि वहाँ का उस समय का जो इकोसिस्टम है, मीडिया का जो था या पॉलिटिशियंस का था, राजनेताओं का था, उन्होंने हमारी बात नहीं की, तो हो सकता है हिंदू समाज तक बात पहुँची भी नहीं। और अब जब मैं इजराइल गया, या फिर 2015 से मैं लगातार इजराइल जा रहा हूँ, पैलेस्टाइन जा रहा हूँ, मिडल ईस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो भी ह्यूमन ट्रेजिडीज़ वहाँ पर होती हैं, अगर किसी का गर्क होता है तो वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, वो कोई भी हो, पहले तो वो इंसान है। और जब मैं रमल्ला गया, जब मैं पैलेस्तीन भी गया, तो मैंने देखा कि भारत की ओर बहुत ज़्यादा प्यार वहाँ पर फ़िलिस्तीन में भी और इजराइल में भी रहा है, हमेशा से रहा है। ये लोगों को शायद पता नहीं होगा। और 2015 की एक घटना है, बाद में शायद हम इसमें डिटेल में बात करें। मैं करीबन 24-25 साल का रहा हूँगा उस वक्त, और मेरे को बोला गया कि आपको प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनके साथ जाना है। और मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैं गया। और मैं सबसे पहले, मैंने जैसे मैं जेरूसलम पहुंचा, मैंने एक फ़िलिस्तीनी ड्राइवर को पकड़ा और मैं सीधे रमल्ला चला गया। और रमल्ला में मेरा ये था कि मैं चलो शूट वूट तो कर लूँगा, वॉक थ्रू कर लूँगा, ये कर लूँगा अलग अलग जगहों पे, लेकिन राष्ट्रपति को इंटरव्यू करने की एक जो है चेष्टा थी या फिर ये कोशिश थी, लेकिन कोई जानता नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मैं राष्ट्रपति के दरवाजे पर पैलेस में खड़ा हो गया आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। और जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बोला कि मुझे राष्ट्रपति का इंटरव्यू करना है। तो उसने बोला तुम पागल तो नहीं हो, मतलब रिक्वेस्ट भेजो, चिट्ठी लिखो, ईमेल लिखो, उसके बाद शायद कुछ हो। तो मैंने बोला मैं तो किसी को जानता नहीं। और 2015 अलग टाइम था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सब था भी नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप मिलवाइए किसी से। और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला मैं खड़ा रहूँगा, आप किसी से तो मिलवाइए। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला सिक्योरिटी चीफ से मिला दीजिए। चलिए, तो सिक्योरिटी चीफ बाहर आए, तो बोला कहाँ से हैं? तो मैंने बोला इंडिया से हूँ। बोला इंडिया? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन? और बोला मैं तो इंडिया से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने बोला ये तो ज़बरदस्त है। तो बोला क्या चाहिए? मैंने बोला मेरे को इंटरव्यू करना है, प्रणब मुखर्जी जी यहाँ आ रहे हैं, पहली विजिट हो रही है हेड ऑफ स्टेट की, इजराइल में भी और पैलेस्टाइन में भी, कितना ऐतिहासिक है ये। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा तो नहीं होता, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस होता है, आपको पहले हिंदुस्तान से भेजना चाहिए था। तो मैंने बोला मेरा लास्ट मिनट ट्रिप हुआ है, कुछ पता नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला चलिए आप ईमेल लिखिए, मैं देखता हूँ। तो मैंने ईमेल लिख दिया, मैं चला गया वहाँ से। अगले दिन मैं जेरूसलम की पुरानी सड़कों पे घूम रहा था, वहाँ पर इंटरव्यूज़ कर रहा था, शूट कर रहा था, और अचानक मैंने अपना फ़ोन देखा, तो वहाँ देखा 15 मिस्ड कॉल। तो मैंने वापस फ़ोन किया, तो वहाँ से बोला आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो मैंने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बोला हम फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति के दफ्तर से बोल रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कब आऊँ मैं? बोला आप बताइए, वो इंटरव्यू देना चाहते हैं आपको। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ कल 12 बजे। तो बोला हाँ आइए आप। तो बोला अच्छा कैमरा का क्या सेटअप रहेगा, क्या रहेगा? तो मैंने बोला देखिए मैं तो एक कैमरा लेके आया हूँ वहाँ से, तो उसी पे करना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास पैलेस्टाइन टीवी है, उसका पूरा प्रोडक्शन हाउस और ये जो है आपको हेल्प करेगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो
पूरी मोटी बात की छोटा संक्षेप में मैं बताऊं, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर 50 लोग खड़े हुए हैं। वो जो आप छतरी वाली गाड़ी बड़ी ओबी वैन देखते हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई, और मैं इंटरव्यू करने के लिए पहुँचा और इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छे से। और उसके बाद उन्होंने पूरा हैंडशेक किया, मुझे बोला कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएंगे आप। तो मैंने बोला ये तो मेरे लिए ऑनर होगा, फ़ोटो खिंचाया। और ये मैं कहानी आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति के मन में मैंने देखा इंडिया के लिए प्यार पैलेस्टाइन में। उसके बाद मेरी गाड़ी ख़राब हुई टैक्सी, और वो टैक्सी जो है एक मैकेनिक के पास गई, और मैकेनिक ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने बोला हिंदी इंडिया। तो मैकेनिक ने मुझे बोला हाँ इंदिरा गांधी मोदी। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला बहुत बहुत अच्छा है। तो इंडिया का जो सपोर्ट रहा है, और इस बार आपको नेतन्याहू मिल गए, इस बार गलती से इंडिया नेतन्याहू इंडिया मिल गए बोलकर और मोदी बोलकर मिले। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप अगर बोलें तो मैं बताऊंगा। और ये भी हुआ, नेतन्याहू के मरने की खबर पूरी दुनिया में जब फैल गई थी, सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, मेरे खिलाफ भी एफआईआर बोला कि हो गया है, पाकिस्तान अरेस्ट हो गया हूं, और ये बोला गया कि मैंने नेतन्याहू की लोकेशन जो है रिवील की। हाँ, मतलब मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि आदित्य राज कौल ने नेतन्याहू की लोकेशन बता दी, और फिर वो मर गए, और फिर वीडियोज आने लगे कि भाई उनकी कॉफी में अलग हाथ आ रहा है, एक उंगली एक्स्ट्रा है वीडियो। हाँ देखिए हुआ ये कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की ट्रिप के लिए 3 या 4 दिन के लिए इजराइल गया था। कपड़े भी उतने ही पैक किए थे, 2 सूट थे और 2 जोड़ी कपड़े थे, और ये था कि मैं शनिवार तक वापस आ जाऊंगा भारत। लेकिन हुआ ये कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा और वापस जब मैं एयरपोर्ट की तरफ कूच की, मैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुँचा टेल अवीव में सुबह 8:15 पर। और जैसे ही मैं गाड़ी, आप बिलीव करिए, मैं गाड़ी में, और इसमें बैक स्टोरी में मैं बता दूं, दफ्तर ने मुझे बताया कि आप फ्राइडे को वापस आ जाइए क्योंकि थर्सडे को विजिट खत्म हो रही है। तो मैंने ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि सैटरडे को शबात है, और शबात जो है एक जूइश फेस्टिवल है जिसमें सब लोग घर पे रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी चीज़ पे हाथ नहीं लगाता, फ़ोन नहीं लगाता, परिवार के साथ रहते हैं। ये हर फ्राइडे और सैटरडे को होता है। और मैंने सोचा जब भी ऐसा कोई बड़ा हमला होता है या जंग होती है, इजराइल प्रेफर करता है कि सैटरडे को किया जाए क्योंकि लोग घर पे हैं, तो कैजुअलिटीज़ आपके ऑटोमेटिकली कम होंगी। तो मैंने अपने दफ्तर को बोला कि देखिए फ्राइडे का मत कीजिए, एयर इंडिया की एक डायरेक्ट फ्लाइट सैटरडे को है, आप सैटरडे की कीजिए। अब जब मैं 8:15 पर जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी से निकला और अचानक से सायरन बजने लगे। और मेरा एक वीडियो भी है, वो पहला वो एनडीटीवी पे वायरल हुआ कि मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। तो मैंने अचानक वीडियो ऑन किया, जर्नलिस्ट का थोड़ा सा इंस्टिंक्ट रहता है, और मेरी अटैची है, मेरा एक बैग है, और मैं टोपी पहन के ऐसे घूम रहा हूँ, कुछ रेडी भी नहीं हूँ लाइव के लिए। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि देखिए सायरन हो रहा है, हो सकता है कि जंग शुरू हो गई या कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर मैं अंदर गया और उसी वक्त जो है जंग चालू हो गई। अब आपने नेतन्याहू की बात की, इसके बाद हुआ क्या कि मैं लगातार रिपोर्टिंग करता रहा। अब तो पता लग गया कि देखिए अब रुकना पड़ेगा, अब जा नहीं सकते। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो आ रही थी वो यू टर्न करके वापस बम्बई चली गई, और ये बस स्पष्ट हो गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने और इजराइल ने एक जंग छेड़ दी है। पहले बोला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, लेकिन जंग शुरू हो गई थी। अब कुछ दिनों के बाद बेत शेमेश करके एक जगह है, वहाँ पर बताया गया कि ईरान का एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें करीबन 9 इजरायली सिविलियंस जो हैं मारे गए, करीबन 30-40 के आसपास वहाँ घायल हुए। अब मैं फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार जो इजराइल के हैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जेरूसलम में। अब मैं अपने लोकल कैमरा पर्सन के साथ वहाँ से वापस आ रहा था, तो लोकल कैमरा पर्सन को मैंने जनरली पूछा ये बेत शेमेश जो है कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला ये पास में 10 मिनट। तो मैंने बोला देखिए जाना चाहिए, बहुत वहाँ पर जो है चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, घर तबाह हो गए हैं, लोग मारे गए हैं, तो एक बार जाना चाहिए, कुछ मिनट के लिए वहाँ से रिपोर्ट फाइल करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप जाते हैं, 10 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे मैंने देखा सिक्योरिटी बहुत लगी हुई है। तो मेरे कैमरा पर्सन जो एक फ़ीमेल थी, उन्होंने मेरे को बोला देखिए मैं तो 30 साल से रिपोर्ट कर रही हूँ, कभी भी ऐसा अटैक होता है तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ये पहली बार मैं देख रही हूँ इतनी सिक्योरिटी लगी है। तो सिक्योरिटी के लिए हम वहाँ पर रुके, हमारी चेकिंग हुई, पासपोर्ट देखा गया, बोला गया क्यों आए हैं आप, कहाँ से आए हैं, ये सब करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा ये चला। उसके बाद एंट्री मिली तो देखा पूरा करीबन 10-15 घर तबाह हो गए हैं, बहुत मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था। और मैंने वॉक थ्रू शुरू किया। वॉक थ्रू माने मैं टेलीविजन की तरफ बातचीत कर रहा हूँ, और अचानक मैं वॉक थ्रू कर रहा हूँ और पीछे देखा कि नेतन्याहू है। तो मैंने बोला देखिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी हानि हुई है, ये हुई। अब ये सब हो गया। उसके बाद वहाँ हिब्रू मीडिया था, मतलब लोकल जो इजरायली प्रेस है, वो नेतन्याहू के साथ बातचीत उन्होंने शुरू की। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आखिरी में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ, इंग्लिश मीडिया से हूँ, हिंदी मीडिया से हूँ, आप बात करेंगे। तो उन्होंने शायद सुना नहीं या मुझे इग्नोर कर दिया। देखिए सच्चाई की बात तो ये है कि
उन्हें सोचा नहीं होगा कौन है क्या है, हालांकि उनके दफ्तर के लोग मुझे जानते हैं तो उन्होंने मुझे देखा, लेकिन वो चले गए। फिर वो मुआयना करने लगे और फिर गाड़ी की तरफ जैसे ही जा रहे थे मैंने फिर से पूछा कि देखिए कल रात को ही आपने मोदी जी से बात की है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो तब उन्होंने यू टर्न करके वो वीडियो पे वो आए और उन्होंने कहा देखिए बिल्कुल मैंने मोदी जी से कल रात को बात की और इज़राइल में लोग जो हैं इंडिया की बहुत तारीफ़ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और रीजनल सिचुएशन के बारे में मैंने मोदी जी से बात की और ये हुआ है, लेकिन मैं डिटेल्स नहीं दूंगा। तो मेरे को तो ग्लोबल एक्सक्लूसिव बड़ा ज़बरदस्त, चाहे 1 मिनट का हो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ से निकल गया। ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड था। इसमें भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने अपना मोबाइल देखा कि ऑफ, स्विच ऑफ रिकॉर्डिंग के बाद, तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। तो मैं तो एकदम शॉक में हो गया कि भाई ग्लोबल एक्सक्लूसिव मिला मुझे और ख़त्म हो गया। फिर मैं देखा म्यूनसिपैलिटी का एक वर्कर था वहाँ पर इजराइल का, वो भी सेम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा कि भाई वीडियो दिया जाए, तो फिर उसने मुझे वीडियो दिया और पूरा मेरा जो सीक्वेंस था उसमें रिकॉर्डेड था। लेकिन कहानी अब शुरू होती है करीबन 10 से 15 दिन बाद। मैं नोटिस करता हूँ कि अचानक मुझे ट्रोलिंग हो रही है बहुत सोशल मीडिया पे, खासकर पाकिस्तानी अकाउंट से। यहाँ पर भी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, उनके भी कुछ आईटी सेल के लोग थे, वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो अचानक से देखा गया कि फेसबुक पे एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया कोई अननोन पेज है, बहुत लाखों के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि आदित्य राजकौल आखिरी ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने नेतन्याहू को देखा था। तो उन्होंने लोकेशन रिवील कर दी, लीक कर दी, और ईरान ने अटैक कर दिया और ईरान ने अटैक कर दिया और मार दिया। तो उन्होंने कंपेयर किया, जैसे करगिल में हुआ था, एक महिला पत्रकार वहां गई थी, वहां पर भी ऐसे ही हमले हुए, बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन। तो मेरी ट्रोलिंग होने चले गो। तो अब क्या हो गया, अब ऐसी सिचुएशन थी, राइट विंग और लेफ्ट विंग इंडिया का दोनों मेरे पीछे पड़ गया कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। मैं लाइव तो था ही नहीं, मैंने अपना रिकॉर्ड किया, 1 घंटे बाद वहां पर जो है NDTV पर चला। उसके बाद 2 दिन के बाद रिवील करते हैं यही पाकिस्तानी और फिर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है कि आदित्य राजकौल को इजरायली पुलिस और मोसाद ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इन्होंने लीक कर दी थी और नेतन्याहू मारे गए। और साथ ही में बोला गया कि जितने भी वीडियोस नेतन्याहू के आ रहे हैं, AI वीडियोस आ रहे हैं। बट एक्चुअली उन्होंने भी सस्पेंस बना के रखा था 4-5 दिन तक। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे ना। देखिए सस्पेंस तो ठीक है, चलता रहता है। उनको जरूरत क्या थी, मतलब वो रिकॉर्डेड था नहीं, वो आपको पता, दुनिया को पता था। हाँ। बट उन्होंने भी 4-5 दिन अच्छे से माहौल बनने दिया कि नेतन्याहू मर गए, सब कई लोग खुश हो रहे थे, इंडिया में भी बाहर भी, कि देखो ईरान ने बदला ले लिया खामनी की मौत का। देखिए बहुत बार फायदा भी होता है वो, इसलिए क्योंकि लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता कोई भी। ये तो पता है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, लेकिन वो लोग रिवील नहीं करना चाहते। बहुत बार वो अंडरग्राउंड से काम करते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स में उनके दफ्तर हैं, जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है, करीबन 100 मीटर नीचे। तो वहाँ से सारा काम होता है। तो अगर ऐसा रूमर फैल रहा है कि मार दिया गया और ये सब, और वो लोग पता है कि ये सब तो झूठ है, तो उनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत भी क्या है। नैरेटिव वॉर चल रहा है एक तरीके से, बट जंग के बीच में तो ये तो फ़ायदा ही है कि लोकेशन रिवील नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, अपना काम आप करते रहो। लेकिन फिर वो मजबूर हुए, फिर उन्होंने वो कैफे में गए, वहां पर कॉफी ली, उसमें भी मैं वो कैफे गया, मुझे लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ पर आए थे, लेकिन उसमें भी बोला गया कि AI का वीडियो है, ये है। उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी बोला गया कि नहीं, ये जो है मारा गया, ये तो क्लोन है उनका। खैर, हम कोशिश करते हैं कि आपसे कुछ रिवील करवा ले आप, क्योंकि वॉर आपने पूरी कवर की जी। अब मैं वॉर, धुरंधर, कश्मीर सब मिला के चल रहा हूँ, मेरे लिए सब मिक्स वेज हो गया है। धुरंधर में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि तुम्हें क्या लगा था इजराइल हमें बताएगा नहीं, वो बताएगा भी, दिखाएगा भी। अब मैं इस सवाल से रिलेट करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर। जी। मोदी जी इजराइल जाते हैं, इजराइल जाने के बाद अगले दिन हमला होता है। बहुत सारे लोग इंडिया में भी एक कड़ियाँ जोड़ रहे थे कि क्या कोई क्रोनोलॉजी हो सकती है कि इंडिया को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, इजराइल जो हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है, और उसके बाद ये बड़ा अटैक हुआ हो। या आपको लगता है कि आप जैसे अनअवेयर थे, ऐसे ही PM भी अनअवेयर रहे होंगे, कोई कहानी नहीं पता हुई किसी को, या नहीं, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता? देखिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव ऑपरेशन है। मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल इसको साथ में लेकर चल रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपस में बातचीत की हो, अमेरिका और इजराइल तो था ही साथ में, लेकिन इंडिया को ये चीज़ रिवील करना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। तो क्या इंडिया को इस्तेमाल नहीं हुआ फिर, क्योंकि भारत गया, डिस्ट्रैक्शन था, नोबडी एक्सपेक्टेड
कि अभी तो मोदी जी की यात्रा चल रही थी, अभी कहां से वॉर हो जाएगा? देख, इजराइल के पर्सपेक्टिव से सोचे तो लगता है कि भाई एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन, उनको समय मिल गया काम करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें, बहुत समय से अटकलें चल रही थी। हमेशा बोला जाएगा इस वीकेंड पे हमला होगा, अभी कल हो सकता है हमला हो। अमेरिका की तरफ से चेतावनियां आ रही थी, ईरान की तरफ से चेतावनियां आ रही थी। नेतन्याहू कह रहे थे कि हाँ, हम जो है एक रेजिम चेंज करेंगे। इनफैक्ट ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के लोगों के लिए ये जंग कर रहे हैं, उनको ईरान की रेजिम से बचाने के लिए। और अब स्थिति एकदम अलग। तो उस वक्त जब विजिट हुई, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी की विजिट नहीं हुई थी। ये पिछली बार आई थिंक 2017 या 18 के आसपास ये विजिट रही थी। अब नेतन्याहू भारत आने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो भारत आने वाले थे उस वक्त लाल किले का हमला हो गया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी सतर्क हो गई। और पहले भी आपने देखा कि 1-2 बार इजराइल के जो यहाँ पर राजदूत हैं या एम्बेसी हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। आई थिंक एक बार 2011-12 में, और अभी कुछ साल पहले भी। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन गया उनकी विजिट को लेके। तो मुझे लगता है इसीलिए मोदी जी की विजिट वहाँ पर जो है कराई गई, क्योंकि चाहे स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हो, चाहे FTA हो, मतलब जो बिजनेस डील होती है, जो ट्रेड डील होती है, या फिर खासकर इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस मैकेनिज्म जो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उस पर इंडिया और इजराइल साथ आना चाहते हैं। और इसमें बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब करगिल हुआ तब इजराइल ने हमारा पूरी तरीके से साथ दिया। जो करगिल में बहुत सारे एम्यूनिशन यूज़ किए जा रहे थे वो इजराइल की तरफ से आ रहे थे, और ये उस वक्त पब्लिक नॉलेज नहीं था, ये कई टाइम के बाद सामने आया। और अभी जब गाज़ा में हमास के खिलाफ हमला चल रहा था तब ये रिवील हुआ। ये मैंने नहीं बोला, ये किसी सरकार ने नहीं बोला। एक राजदूत हैं पुराने इजराइल के इंडिया, उन्होंने बोला कि जैसे कारगिल में इजराइल ने इंडिया की हेल्प की थी एंड इंडिया फेल्ट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इजराइल, उसी तरीके से इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है एंड वी फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। वो क्या मदद थी, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, ये पब्लिकली अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो इजराइल में मुझे पता चली, और वो ये है कि इंडिया और इजराइल जो है बहुत चीज़ें पब्लिक नहीं करता, लेकिन ऐसी कुछ डिफेंस डील्स मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जो इंडिया और इजराइल के बीच में हुई हैं मोदी जी की विजिट से पहले, और वो पब्लिकली अभी तक नोन नहीं है। उसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जो आयरन डोम है जिसकी बातचीत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो। और वो इसलिए भी हो सकता है, देखिए आयरन डोम अभी कहाँ से आता है, उसका जो मिसाइलें और बाकी चीज़ें हैं वो अमेरिका से आती हैं। लेकिन क्या इजराइल ट्रंप पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता है? क्या ट्रंप पर तो कोई नहीं कर सकता, ट्रंप पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और इजराइल और अमेरिका तो पूरी तरीके से आयरन ब्रदर्स हैं। नेतन्याहू तो ट्रंप की तारीफ करते रहते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अभी जो जंग की स्थिति 40 दिन से चल रही है, पहले जब 12 दिन का युद्ध हुआ जून में, उस वक्त नेतन्याहू कन्विंस करते रहे ट्रंप को कि आप युद्ध में जो है आइए और ईरान को हम, ईरान की जो वो कहते हैं रेजीम है, इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अमेरिका उस वक्त नहीं आया। उन्होंने B-2 बॉम्बर्स जो हैं न्यूक्लियर साइट्स पे भेजे एक मैसेज कन्वे करने के लिए, लेकिन जंग में कोई साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद सीज फायर हो गया। इस बार पिछले 1 साल से लगभग नेतन्याहू ट्रंप को कन्विंस कर रहे थे कि आप जंग में आइए, और ट्रंप जो है पूरी तरीके से ट्रैप हो गए। अब देखिए ना, जंग जो 40 दिन चली उसमें विन विन सिचुएशन इजराइल का हुआ। उनकी सिक्योरिटी गारंटीज पूरी तरीके से ये हुई कि अगले 10 साल या 5 साल या 15 साल ईरान की या फिर उनके जो प्रॉक्सीज की ऐसी स्थिति नहीं होगी कि 7 अक्टूबर वाला हमला फिर से किया जाए। वो एक बफर जोन बनाया उन्होंने गाज़ा में हमास के खिलाफ, गाज़ा की भूमि पर। अब वो सेम बफर जोन लेबनान में वो बना रहे हैं, लेबनान की भूमि पर। और ईरान को पूरी तरीके से उन्होंने एक वीक कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान खत्म हो गया या लेकिन खत्म कर सके। टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, उभरने बहुत समय न्यूक्लियर लगेगा। साइट्स पे हमला किया, उनकी जो मिसाइल लॉन्च पैड्स हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन पे हमला किया। तो बहुत हानि तो पहुंचाई है। लेकिन ईरान की भी दाद देनी पड़ेगी कि भाई इतना बड़ा जो सुपर पावर कहता है उनको अमेरिका, वो कहता है कि ईरान को हमने तबाह कर दिया, उनके मिसाइल लॉन्च पैड ख़त्म कर दिए, उनकी नेवी एयरफोर्स ख़त्म कर दिए। ट्रंप बार बार कह रहे हैं, लेकिन आज भी हमला हो रहा है। आप देखिए, हम जिस दिन ये बात कर रहे हैं सीज फायर अनाउंस हुआ है, और सीज फायर के बाद भी 12 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं और पूरी तरीके से हमले जारी हैं। यूएई में 17 मिसाइलें गिरी हैं, और इजराइल कह रहा है कि हाँ सीज फायर है, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। तो ये मानसिकता जो है इजराइल की, वो सिक्योरिटी गारंटी की है।
वो जैसे उन्होंने हमास को लगभग ख़त्म कर दिया, वो हिजबुल्ला को भी पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। वो उनकी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि वो बॉर्डर पे है। तो वहाँ पर वो एक बफर जोन बनाएंगे ताकि अगले 10-15 साल तक एक तो सिक्योरिटी गारंटी रहे, दूसरा अगला जो चुनाव है वो नेतन्याहू जीते।